इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो हमें समझ में आ गए, लेकिन यार ये डेट फंड्स का, हाइब्रिड फंड्स का क्या करूं मैं, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो फिर मेरे दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि जैसे हमने पार्ट 1 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को समझा, इस पार्ट में हम समझने वाले हैं डेट, हाइब्रिड एंड कमोडिटी बेस्ड फंड्स के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं सेगमेंट 2 की तरफ, जो है डेट म्यूचुअल फंड्स। सो जैसे हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड को समझा ना, वो एक तरीके से एक एडवेंचर भरी हुई राइड है, यानी कि उसमें पैसे का अच्छा रिटर्न हमें मिलता है। लेकिन डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, वो एक ट्रेन जर्नी की तरह है दोस्तों, थोड़ा स्लो है, सेफ है, और हाँ, आपको गारंटीड अपने डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचा देगी। डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी कई प्रकार के हैं, मतलब डेट फंड्स बेसिकली कई टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डेट फंड्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं लिक्विड फंड्स। दोस्तों लिक्विड फंड्स बेसिकली एक इस टाइप के फंड्स हैं जिसमें हम अपने पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए पार्क कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास मान लो एक्सेस पैसा है, तो हम उस पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखने की जगह लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल हमें सेविंग्स अकाउंट से, और कई बार मोस्टली ये भी देखा गया कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न हमें मिल जाता है। अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो करीब 6% से ज़्यादा का कैटेगरी एवरेज लिक्विड फंड्स में हमें हिस्टोरिकली पिछले 10 साल में देखने को मिला। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डेट फंड्स हैं, उनको मैंने ब्रॉडली ना ड्यूरेशन बेस्ड फंड्स में डिवाइड कर दिया है। यानी कि ये वो फंड्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं इनके नामों की बात करूँ तो जैसे ओवरनाइट फंड है, इसमें क्या होता है कि पैसे को आप एक ओवरनाइट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर इनका कैटेगरी एवरेज देखा जाए तो पिछले 10 सालों में हिस्टोरिकली एनुअली जो CAGR इन्होंने ओवरनाइट फंड्स ने दिया है, वो लगभग 5.5% का रहा है। इसके बाद आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स, मीडियम फंड्स या लॉन्ग फंड्स। बेसिकली ये वो डेट फंड्स हैं जो अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और लिटरली इनका मीनिंग जो इनके वर्ड्स भी दर्शाते हैं, एक टाइम पीरियड फिक्स है और उस टाइम पीरियड के लिए आप पैसे को उसमें इन्वेस्ट करोगे और आफ्टर दैट मैच्योरिटी आपको वो पैसा का रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों जब भी हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं ना, तो हम उसमें ये बात करते हैं कि ये वो फंड्स हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो थोड़ा सा ना सेफर ऑप्शन है और यहाँ पे रिस्क कम रहता है। तो इसी को देखते हुए स्पेसिफिक कुछ ऐसे फंड्स हैं डेट कैटेगरी में, जैसे कि गिल्ड फंड्स हैं। ये वो फंड्स हैं दोस्तों जो सरकारी बॉन्ड्स यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे रिस्क कम रहता है और हमें अकॉर्डिंगली एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। सिमिलरली कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको कॉर्पोरेट डेट फंड्स कहा जाता है। ये वो फंड्स हैं जो एक पर्टिकुलर कंपनी के जो बॉन्ड्स निकले हुए हैं उसमें पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली हमें रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। गिल्ड डेट फंड्स का जो कैटेगरी एवरेज पिछले 10 सालों का हिस्टोरिकली रहा है, वो करीब 6.9% का CAGR रहा है। सिमिलरली अगर मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड डेट फंड्स की बात करूं तो उसमें CAGR पिछले 10 साल का हिस्टोरिकली करीब 7% का रहा है। जो एक और टाइप के डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो होते हैं बैंकिंग एंड PSU फंड्स। जैसा कि ये नाम अपने आप में दर्शाता है, ये वो फंड्स हैं जो बैंकिंग या PSU कंपनीज जो होती है ना, उसमें पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि ये सेफ है, स्टेबल है, क्योंकि ये कंपनीज गवर्नमेंट बैक्ड होती हैं, स्पेशली PSUs, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और इसमें पैसा एक सेफ तरीके से इन्वेस्टेड है और आपको एक सेफ वे में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न प्रोवाइड कर देता है। अगर पिछले 10 साल का हिस्टोरिकली कैटेगरी एवरेज बैंकिंग एंड PSU फंड्स का देखा जाए तो वो करीब 7.1% का CAGR रहा है एनुअली। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट के बारे में, जो कि है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स बेसिकली ना डेट और इक्विटी का एक पावर कॉम्बो है। यानी कि इसमें वो फंड्स आते हैं जो डेट और इक्विटी दोनों में मिला के इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें इनके टाइप्स की, तो इसमें ना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इनको 3 कैटेगरी में मेजरली डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं थोड़ा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो होते हैं, यानी कि वो फंड्स जिसमें इक्विटी का रेशियो ज़्यादा होता है और डेट का रेशियो कम होता है। फिर आते हैं बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स, यानी कि वो फंड्स जिसमें 50-50 का रेशियो मेंटेन किया जाता है, यानी कि 50% इक्विटी में पैसा जा रहा है, 50% डेट में पैसा जा रहा है। एंड फिर आते हैं थर्ड टाइप के, जो कि है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। जैसा कि नाम दर्शाता है, डेट का रेशियो ज़्यादा है और इक्विटी का रेशियो कम होता है ये हाइब्रिड फंड्स। अगर हिस्टोरिकली
हम देखें कि इनका पिछले 10 साल का रिटर्न CAGR क्या रहा है, तो जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं ये करीब करीब 10% से ज़्यादा का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है। अगर हम बैलेंस का देखें तो उन्होंने 8% से ज़्यादा रिटर्न हिस्टोरिकली हमें प्रोवाइड किया है। सिमिलरली अगर हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स का देखें तो उन्होंने 7% से ज़्यादा का एवरेज रिटर्न हमें पिछले 10 सालों में प्रोवाइड किया है। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिड फंड है वो होता है आर्बिट्रेज फंड्स। दोस्तों ये बेसिकली एक ऐसे फंड्स हैं जो इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स हैं। ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज पर वर्क करते हैं। अब ये क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक एक्स शेयर है, ठीक है, अब वो 2 स्टॉक्स पे लिस्टेड है, 2 स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। अब क्या होता है, कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं एक फंड मैनेजर के लिए जब उस शेयर की प्राइस दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे डिफरेंट होती है। इन अपॉर्चुनिटीज को हम आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज कहते हैं और कोई फंड मैनेजर इस अपॉर्चुनिटी को साइट करता है, देखता है, उसकी नजर बनी रहती है और इस बाइंग और सेलिंग के बीच में जो प्राइस डिफरेंस बना ना, दोनों एक्सचेंज पे सेम शेयर की प्राइस का जो डिफरेंस बनता है वो डिफरेंस उस आर्बिट्रेज फंड का उस टाइम का अर्निंग बन जाता है। इस तरीके से ये आर्बिट्रेज फंड वर्क करता है और फंड मैनेजर ऐसी अपॉर्चुनिटीज को जब भी साइट करता है वो इसमें पैसे को इन्वेस्ट करता है। आर्बिट्रेज फंड को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक XYZ शेयर है, ठीक है, अब वो शेयर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज और बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, उन दोनों पे लिस्टेड है। अहमदाबाद पे जो प्राइस है वो 1000 रुपये है, बेंगलोर पे जो प्राइस है वो 1010 रुपये है। अब जो फंड मैनेजर है ना, उसने ये अपॉर्चुनिटी को देखा और उसने क्या किया कि अहमदाबाद वाले से कम प्राइस पे खरीदा और बेंगलोर वाले स्टॉक एक्सचेंज में 10 रुपये की ज्यादा प्राइस पे सेल कर दिया। तो ये जो डिफरेंस बना ना दोस्तों, ये उसका रिटर्न बन गया। ये होती है आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जिस पर ये आर्बिट्रेज फंड्स ओवरऑल काम करते हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज पिछले 10 साल का हिस्टोरिकली एवरेज देखते हैं तो इन फंड्स ने करीब करीब 5.7% का CAGR हमें प्रोवाइड किया है। जो नेक्स्ट हाइब्रिड फंड्स हैं वो है इक्विटी सेविंग्स हाइब्रिड फंड्स। दोस्तों ये वो फंड्स हैं जो बेसिकली इक्विटी प्लस डेट में तो इन्वेस्ट करते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो हमने पिछले आर्बिट्रेज फंड्स को समझा ना, तो जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसमें भी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इनका पिछले 10 साल का अगर कैटेगरी एवरेज देखा जाए हिस्टोरिकली तो इनका करीब करीब 7.90% का CAGR रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 4 की तरफ। दोस्तों इसमें आते हैं कमोडिटी बेस्ड फंड्स। बेसिकली होता क्या है कि जब भी मार्केट में फॉल होता है ना, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, तब क्या होता है कि लोग ना मार्केट से पैसा निकालते हैं और गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागते हैं। यहाँ पर ये कमोडिटी बेस्ड फंड्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं क्योंकि ये हमें स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, इसमें इन्वेस्ट करने का एक और फायदा है, ये हमें इन्फ्लेशन को बीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो बेसिकली ये फंड्स इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज क्रिएट करते हैं। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि गोल्ड जो है वो करीब करीब 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटर्न देता है। इसी तरीके से हम इन फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETFs में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोल्ड और सिल्वर में अपने पैसे का रिटर्न्स प्रोवाइड ले सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिड फंड्स किसे कहते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स किसे कहते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं एंड कमोडिटी बेस्ड फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। आज ही अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि मेजॉरिटी ऑफ जनता अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सके और स्मार्टली पैसे को इन्वेस्ट कर सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।